हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड पेपर एजुकेशन की। ठीक है, नेट का जो सेकंड पेपर होता है वो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपको किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और आपका जो है पेपर पैटर्न देखते हैं कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड को करने के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मतलब हम लोग इसी को बात करेंगे कि जो 10 यूनिट आपकी पेपर फर्स्ट में आती हैं, 10 यूनिट आपकी सेकंड पेपर में आती हैं, तो एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए क्या इसमें बेनिफिट होता है कि जब वो एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो और उनके सिलेबस में आपको यहाँ से क्या हेल्प मिलेगी फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, पहले तो सभी को पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। पेपर फर्स्ट में आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं और सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर आपका जो भी सब्जेक्ट है और पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है, ये सभी को पता है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हो गए आपके कितने 150 क्वेश्चन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन की बात करेंगे। 150 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स कितने हो गए 300। ठीक है, 300 मार्क्स हो गए। ठीक है, मिस प्रिंट है। तो इस तरह से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टाइम आपको कितना मिला 180 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स मिले, तो इस तरह से 180 मिनट्स मिलते हैं, है ना। अब देखिए मिनट्स में लिखा है और ऊपर 150 क्वेश्चन है और 180 मिनट हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या है कि 50 क्वेश्चन उसमें आए और आपके इधर सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आए। JRF नेट क्लियर करने के लिए आपका क्या होना चाहिए कि जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो फर्स्ट पेपर में है वहाँ पे आप 35 प्लस स्कोर कर जाएं तो अच्छी बात होगी। ठीक है, अप्रॉक्स 40 तक पहुँचें तो आपको मान सकते हैं कि आपकी कुछ संभावना है। और सेकंड पेपर में कम से कम 80, ठीक है, 80 प्लस हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना क्या है, ठीक है, और उस पर भी जो आपका ये पेपर का पैटर्न है उसमें क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग ये सारी चीज़ें तो आती हैं, DI के सवाल फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रही हूँ, और एक पैराग्राफ भी आता है। ठीक है, तो पेपर 1 में एक पैराग्राफ हो गया और सेकंड पेपर में 2 पैराग्राफ आ जाते हैं कभी कभी। जो आपका दिसंबर 2020 और जून 2021 का मर्ज साइकिल वाला पेपर था, यहाँ पर 2 आ गए थे पैराग्राफ। तो इस तरह से 2 पैरा को पढ़ने के लिए मतलब 5-5 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर इधर 10 नंबर इधर, 20 नंबर तो ये कवर कर रहे हैं ना। तो पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए उसको, लेकिन हाँ ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन से कई बार आपके लिए यूज़फुल भी होता है कि जो मैटर आपको दिया है, जो कंटेंट दिया है, उसी में से आपको आंसर करना है ना। तो इसके लिए आपको कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन हाँ आपको इतनी मतलब तैयारी करनी है कि उस पैसेज को हम पढ़ सकें, उसके क्वेश्चंस को देख सकें, किस तरह से आंसर देना, ये इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। अब क्या करते हैं हम, गलती हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो क्या करते हैं फर्स्ट पेपर में, अब मान लीजिए पहले ही DI का सवाल मिल गया तो उसी में उलझ के रह गए। अब इससे क्या हो गया, टाइम कंजम्पशन हो गया, है ना। आपका टाइम तो आपका इधर कंज्यूम हो गया। अब उधर जब आप सेकंड पेपर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है टाइम की शॉर्टेज हो जाएगी, लेकिन हमको उसको भी स्कोर करना ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगी, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में उलझना नहीं है। जो आपको इजी वे में आते जा रहे हैं आप उनको करते जाइए। ठीक है, और मैथ्स के या इस तरह के जो सवाल होते हैं DI वगैरह के, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप उन्हें वहीं छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, देखिए 25 से 30 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि जैसे कि 5 क्वेश्चन एक पैरा में हो गए, पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन आपके इधर DI के हो जाते हैं और 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, तो इस तरह से ये सारे हो गए। अब उधर अगर 2 पैसेज आ गए आपके सेकंड पेपर में तो 5-5 क्वेश्चन वो हो गए। तो इस तरह से 25-30 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जो काफ़ी टाइम ले सकते हैं, है ना। टाइम लग भी जाता है इसमें, कोई कितना भी जल्दी करेगा फिर भी टाइम लग जाएगा। तो आपको ये होना चाहिए कि उधर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं जिनको खाली पढ़ के आपको सॉल्व करना है, तो आपको 1-1 मिनट के अंदर मतलब
कर लेना चाहिए। 120 मिनट के अंदर 120 सवाल तो आपके हो जाएं, ठीक है। अब बाकी बचे ये 25 से 30 सवाल जो कि टाइम हमारा ले रहे हैं, इनके लिए आपके पास कम से कम 55-60 मिनट सभी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हम 1 मिनट में एक सवाल को करेंगे कैसे, तो मैं हर वेब का प्रैक्टिस सेट में हो, चाहे PYQ जब आप सॉल्व कराती हूँ तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक बता रही हूँ, आप उससे करेंगे, ठीक है। कभी भी पूरे आंसर्स को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, उसके जो भी दिए हुए हैं आपके मतलब वो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे आप पढ़ेंगे, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तब आपका जो है ये टाइम मैनेजमेंट कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। आई होप आप इस बात से एग्री होंगे। अब चलिए देखते हैं हम कि प्लस पॉइंट क्या है एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट के हैं उनके लिए प्लस पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप जब अपना सिलेबस कवर करते हैं एजुकेशन का, तो जब आप पूरी 10 यूनिट आप देखते हैं तो वहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, आपको पेपर 1 में कहाँ पे हेल्प मिलेगी आपके एजुकेशन के सिलेबस से। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको लर्निंग थ्योरीज मिल जाएंगी और इवेल्युएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरीज काफ़ी सारी पूछी जा रही हैं, उसमें आपकी बहुत सारी थ्योरी हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं, है ना। स्किनर की थ्योरी है, बंडूरा की थ्योरी है, और थॉर्नडाइक की है, पॉवलाव की है, जो भी थ्योरीज हैं उन सब से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत पूछा जाता है ना, काफ़ी पूछा जाता है। तो ये सारी जो हैं थ्योरीज से, और इवेल्युएशन आपको पता ही है, फॉर्मेटिव, समेटिव और कई तरह के टेस्ट है ना, वो सारे जो हैं आपके नेट पेपर फर्स्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी कहाँ सेकेंड पेपर में मिल गई, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, बहुत सारे टॉपिक्स आपके फर्स्ट पेपर में भी हैं और आपको एजुकेशन में पढ़ना ही पढ़ना है। हायर एजुकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स आपको पेपर फर्स्ट में मिल जाते हैं, जो आप आयोग और समितियां पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर में पढ़नी है। तो इस तरह से लगभग 3 यूनिट, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हैं सारी यूनिट, जितनी 3 यूनिट ऊपर दी हुई हैं, ये आपके पेपर फर्स्ट में आपको सपोर्ट करेंगी। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि आप सेकंड पेपर में ही इतना अच्छे से पढ़ लें कि आपका यहाँ पर भी ये कवर हो जाए और प्लस फर्स्ट पेपर भी आपका बूस्ट हो जाए, ठीक है। और आपको पता है कि प्रत्येक इकाई से, अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, 10 यूनिट हैं आपकी और हर यूनिट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा है, मतलब उनका NTA का रूल है कि 10 क्वेश्चन आने चाहिए, पर आजकल कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पेपर में हर यूनिट से 5 ही क्वेश्चन आएंगे और सेकंड पेपर से हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कभी 7-8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी से 10-12 भी हो सकते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड नहीं है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको कहाँ हेल्प करेंगी, पेपर फर्स्ट के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें तो आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। आगे हम इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। अब देखते हैं आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। आपका जब ये जो एजुकेशन का सिलेबस है, इसके अंतर्गत कुछ यूनिट हैं जो आपकी वहाँ पर बहुत सपोर्ट करेंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ ICT में भी जो है उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, और प्लस पेपर फर्स्ट में भी सवाल बनते हैं, है ना। काफ़ी सवाल अब के बच्चे कंफ्यूज थे, पोर्टफोलियो कहाँ से पूछा गया है, रूब्रिक्स क्या होता है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें, ग्रेप वाइन है ना, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आप यहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ सेकेंड पेपर में भी पढ़ेंगे और अब जो है पेपर फर्स्ट में भी वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो एजुकेशन वालों को बहुत प्रॉफिट है, बहुत फ़ायदा है, ठीक है। आपने अच्छा किया कि एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है। आपका एक तो नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस पेपर फर्स्ट यहाँ क्लियर करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। अब देखते हैं यूनिट फर्स्ट एजुकेशनल स्टडीज़ है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, अगर हम इसकी बात करें कि जो भारतीय जो है यहाँ की फिलॉसफी का जो पार्ट है, यहाँ पर भारतीय शिक्षा के जो संप्रदाय हैं, इसमें कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो आपके सांख्य पढ़ना है, आपको योग दर्शन पढ़ना है, वेदांत से काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। द्वैत, अद्वैत, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। वेदांत में मैंने देखा है कि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, तो मैंने वीडियो बना रखी है और मैं फिर से बनाऊंगी, जिसमें बहुत की पॉइंट के थ्रू आपको चीज़ें मैं देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म, यहाँ से भी काफ़ी पूछे जाते हैं, जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको इतने तो पढ़नी ही हैं स्कूल, ये सारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी इतने पढ़ने हैं। अब वेस्टर्न स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका ये आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, प्रकृतिवाद है या प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। इसको देख के ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि इतने सारे पढ़ने हैं। इसमें आपको क्या करना है, कुछ मत करिए, आप ऐसे टेबल बना लीजिए और उसमें सबके डिफ्रेंशिएट करके पढ़िए, ठीक है। सबके अंतरों को जानते हुए पढ़िए कि इसमें क्या चीज़ सही क्या कहा गया है, इसमें यहाँ पे टीचर का रोल कैसा है आदर्शवाद में, तो प्रकृतिवाद में कैसा है, प्रयोजनवाद में कैसा है, बस उन की पॉइंट्स को, और अगर मैं दे पाई तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप उस तरह से पढ़िए कि डिफरेंस करके, ठीक है। तो इस तरह, क्योंकि इस तरह आदर्शवाद और ये सब जो भी फिलॉसफी वाला पार्ट है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा होता है, तो नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन जब हम अंतर को उसी पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। अब एजुकेशनल सोशोलॉजी की बात करें, जो यहाँ पे आपका समाजशास्त्र वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं, जैसे कि समाजीकरण क्या है और संस्कृतिकरण क्या है, कल्चरल लैग क्या होता है, आधुनिकीकरण क्या है, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, ये पढ़ने हैं। प्लस एजुकेशन और कल्चर के बारे में जब बात होती है, भौतिक, अभौतिक, सभ्यता, संस्कृति, और इसी तरह संस्कृति से और भी सवाल बनते हैं, काफ़ी तरह के बनते हैं, तो वो चीज़ें आपको बस उतनी ही पढ़नी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम थिंकर्स पे। थिंकर्स में आपको स्वामी विवेकानंद ज़्यादा पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और अरबिंदो, विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इनकी चाहे रचनाओं के बारे में हो, चाहे इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी इस पर इनकी क्या टिप्पणी थी, उसके बारे में सवाल बहुत पूछे जाते हैं। बाकी थिंकर्स में पॉलो फ्रेरे और ये हैं वॉलस्टोनक्राफ्ट और नेल नॉर्डिंग्स, इन सब का आपको खाली एक तरह से बस बेसिक, मतलब इनका खाली इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है और कुछ रचनाओं से पूछा जाता है बस, ठीक है। इनका मतलब आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी रहेगा। रचनाएं कई बार पूछ ली जाती हैं और इन्होंने जो है किस क्षेत्र में कार्य किया, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत डिटेल नहीं है, बाकी इनको जो है विवेकानंद और ये सब, तो इनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड यूनिट में आपको क्या करना है, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, जिसमें आपको कमिटीज़ एंड कमीशंस पूरे पढ़ने हैं। जैसे कि इनको तो मत छोड़िएगा क्योंकि ये आपके फर्स्ट पेपर में भी काम करेगी, है ना। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पर भी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन और NPE, है ना, 1986, 1992, और अब जो 2020 की है, ठीक है, शिक्षा नीति, उसको करंट से रिलेट करके मैंने भी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड पेपर में भी पूछी जाती है और फर्स्ट पेपर में भी पूछी जाती है। वहाँ से NCF 2005, ठीक, और NKC, है ना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको हम फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हैं और आपका यहाँ पर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है NKC। तो इसके बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट पेपर में भी बता रखा है और यहाँ पर भी पूछा जाता है, ठीक है। यशपाल कमेटी 2009, उसके बाद NCF 2009 और जस्टिस वर्मा रिपोर्ट, ये काफ़ी पूछी जाती हैं। तो ये पूरी ही जो है यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर फर्स्ट में भी काम करेगी उतना ही। उसके बाद फिर देखिए अब आपका इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन वाले में आता है सिग्नलिंग थ्योरी और वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, फिर है फाइनेंस का कंसेप्ट और बजटिंग, ठीक है। उसके बाद इससे क्वेश्चन बनता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ही आपको ये सारी चीज़ें फाइनेंस की पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप इतनी बातें आपको समझ में होगी और इतना पता लग गया होगा कि हमें किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। उसके बाद लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस यूनिट 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये पेपर फर्स्ट में भी आपको काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए लर्निंग थ्योरीज सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो कि थर्नडाइक की है, पॉवलोव, स्किनर, कोहलर, टॉलमैन, कोटलेविन, गेने, इस तरह से जो भी थ्योरीज हैं वो सारी आपको पढ़नी है। उसके बाद पर्सनैलिटी का आपको पढ़ना है। पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज हैं उसमें देखिए फ्राइड की है, कार्ल रोजर्स की है, गार्डन, आलपोर्ट की थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की थ्योरी में स्टर्नबर्ग, गार्डनर, और असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि का आकलन, जिसमें आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा बुद्धि परीक्षण है या
आप मतलब स्कोर किस तरह निकालेंगे, मतलब IQ कैसे निकालते हैं, है ना, मानसिक जो है मानसिक बुद्धि या इस तरह से जो भी उसके इक्वेशन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मकता जिसको कहते हैं, है ना, और मेटाकॉग्निशन। देखिए मेटाकॉग्निशन आप यहाँ भी पढ़ते हैं और मेटाकॉग्निशन से आपका फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी हो गई, ठीक है। क्रिएटिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको 3 टाइप्स की पढ़ने हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर इतनी कर लेते हैं तो ये आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। उसके बाद टीचर एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आपका जानना ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशनल करिकुलम एंड इट्स विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफ NCERT एंड NCT, मतलब NCERT NCT के रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर है, और उसके बाद प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी एंड हायर लेवल पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट। अब इनके आधार पर शुलमैन, डेंग एंड ल्यूक एंड हेबरमास, इनके आधार पे, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद देखिए मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, जितने भी मॉडल्स हैं आपको ही पढ़ने हैं। उसमें आपका इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये सारे जो हैं आपको पढ़ने हैं। टीचर एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे, जिसमें आपके ये सब प्रोग्राम्स हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, RMSA, SCERT, NCERT, NCT है, UGC, NCERT, NCT, इनसे संबंधित सवाल आपके फर्स्ट पेपर में भी आ रहे हैं, है ना। UGC से संबंधित सवाल आपके हायर एजुकेशन में पूछे ही जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और यहाँ पर देखिए फिर ICT इंटीग्रेशन, ICT का इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन क्या रोल है, इन्हेंसमेंट फॉर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन की जो ICT की जो भूमिका है वो क्या है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है इनोवेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीचर एजुकेशन, जिसमें कि जो मेन है ये आपका कुछ तो ये संस्थाएं हैं जो NCERT NCT, और उसके बाद ये सारे मॉडल्स, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए 5वीं जो यूनिट है इसमें आपको करिकुलम स्टडीज़ करनी है। तो यहाँ पर आपको इन मॉडल्स को पढ़ना है, जिसमें कि ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके ये सारे मॉडल जैसे एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, कंपिटेंस बेस्ड मॉडल, सोशल फंक्शन एक्टिविटीज़ मॉडल, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन, और ये सारे मॉडल हैं। उसके बाद देखिए फिर इंटरवेंशन मॉडल, CIPP मॉडल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आपके पूछे जाते हैं, जो भी मॉडल्स आपके करिकुलम से संबंधित हैं, करिकुलम डिज़ाइन को लेके वो हैं। तो ये आपको पढ़ना है। मॉडल तो पूरे ही पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बिल्कुल एज इट इज़ बनते हैं, जो थ्योरी में है उन्हीं से बनता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो आपको उस मॉडल के बारे में जानना है और बस वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत टफ नहीं होते हैं। मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन, यहाँ पे आपको टाइलर्स मॉडल, स्टेक मॉडल, स्क्रीवेंस का मॉडल है, और किरपैट्रिक्स मॉडल है, ठीक है। अब स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च एंड टाइप ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज़, ठीक है। रिसर्च का तो हर जगह ही यूज़ है, तो यहाँ पर भी आपको इसके संदर्भ में भी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमको क्या क्या लाभ है ना। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। अब देखिए रिसर्च इन एजुकेशन यूनिट 6 है आपकी, इम्पॉर्टेंट यूनिट है, आपकी पेपर फर्स्ट में भी यहाँ से काम आएगा। तो आप यहाँ पर अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पेपर कितना भी टफ आएगा आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए साइंटिफिक मेथड के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, मीनिंग, स्टेप्स, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, जिसमें एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरेटरी आपने देखा होगा सवालों में, कई बार आपका फर्स्ट पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च आपका पूछा ही जाता है, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च। इसमें फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दोनों का अंतर करके पढ़िए, मैंने भी पढ़ा रखा है, आप ना हो तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अब आपको मैंने इस तरह से टॉपिक्स बता दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सेकेंड पेपर का जहाँ से मिलेगा वहीं पढ़ेंगे। अगर यूट्यूब पे सेकेंड पेपर है
तो हम सेकेंड पेपर वाला ही पढ़ेंगे। अगर वो चीज़ें आपको पेपर फर्स्ट में भी मिल रही हैं, जैसे मैंने भी बताया ना आपको कि कई चीज़ें मैंने बता रखी हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, तो आप वहाँ से भी पढ़िए, क्योंकि वो आपका पेपर फर्स्ट सेकेंड अलग नहीं है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बारे में आपको फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जा रहा है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जिसमें आपका इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस और एक्सट्रेनियस, इंटरवेनिंग और मॉडरेटर, ठीक है, जिसमें आपका कई बार मॉडरेटर के बारे में भी पूछा गया है फर्स्ट पेपर में। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो पूछा ही जाता है, वो भी आजकल एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जा रहा है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। हाइपोथेसिस हमेशा पूछा जाता है, जिसमें आपका नल हाइपोथेसिस और आपका डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट, सोर्स और टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, हमने पहले पढ़ ली। यहाँ पे हाइपोथेसिस के टाइप्स हैं, ठीक है, रिसर्च, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की बात करें तो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबल आपको पढ़ना है। टूल्स ऑफ रिसर्च, जिसमें आपके क्वेश्चन वैलिडिटी से भी आते हैं, रिलायबिलिटी से भी आते हैं, ठीक है। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से संबंधित सवाल भी फर्स्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक रहेगा आपको यहाँ पर भी पढ़ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, ये फर्स्ट पेपर में भी आती हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, वो आपको यहाँ भी पढ़नी है। ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका फर्स्ट पेपर कोई नहीं रोक सकता है, 40+ नंबर तो आपके आने ही हैं, ठीक है। यूज़ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जिसमें कि टी टेस्ट, कोरिलेशन, जेट टेस्ट, एनोवा एंड काई स्क्वायर, ये देखिए कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आ गए हैं। अगर देखा होगा तो जेट टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, ईजी होते हैं। अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो वहाँ के सवाल तो आप हर कर ही लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका यूनिट 6। अब हम 7 यूनिट की बात करें, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें फर्स्ट पेपर की मिल जाएंगी, जिसमें है आपका देखिए यूनिट 7 में पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। इसमें आपको मेमोरी लेवल पढ़ना है। आपने पूरा जो है लेवल्स वहाँ पे पढ़ रखे हैं, 3 तरह के लेवल आपने पढ़े हैं फर्स्ट पेपर में, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, जिसमें कि हर्बर्ट का मॉडल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन्स का टीचिंग मॉडल है, और बिग एंड हंट का टीचिंग मॉडल। तो कोई नया चीज़ नहीं है, आपने वहाँ भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है ना। तो कितनी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। फ्लेंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद गैलोवेज का सिस्टम, ठीक है, गैलोवेज का इंटरेक्शन सिस्टम। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स के आधार पे। रूब्रिक्स, रूब्रिक्स के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, है ना, मैंने बताया था आपका पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स यहाँ से क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कि सेल्फ एंड पीयर इवेल्युएशन क्या है, मीनिंग, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट 7, जो कि फर्स्ट पेपर में भी काम कर रही है। यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें आपको ICT की वहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। फर्स्ट पेपर में भी यहाँ से संबंधित सवाल मिलेंगे, जिसमें आपका देखिए यहाँ पर थ्योरीज एंड देयर इम्प्लीकेशन टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, जिसमें कि कौन कौन सी थ्योरी हैं जो कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के लिए इम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे कि स्किनर की, पियाजे, आसुबेल का, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, ठीक है। तो इस तरह के सवाल वहाँ भी पूछे जा रहे हैं, वाइगोत्स्की भी सवाल आते हैं, आसुबेल से भी आ रहा है, कई तरह के टीचिंग मॉडल पूछे जा रहे हैं। लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब कुछ तरह के मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो मॉडल ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से, जिसमें ADDIE, एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरे मॉडल, मेसन्स और गेनिस का 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। फिर देखिए कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, जिसमें आपको CAI, CAL, CBT, CML, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ODLM, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ भी पूछी जाती हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, है ना। इस तरह से वहाँ भी पूछे जा रहे हैं पेपर फर्स्ट में भी, और आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। तो इस तरह से ये आप जब इन चीज़ों को समझे रहेंगे तो पेपर फर्स्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंसेप्ट ऑफ E-लर्निंग काफ़ी पूछा जाता है। अप्रोच टू E-लर्निंग, जिसमें कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, देखिए यहाँ पढ़ना है। ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पेपर फर्स्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यूज़ ऑफ ICT इन इवेल्युएशन,
उसके बाद फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, देखिए ई पोर्टफोलियो के बारे में आपको पढ़ना है, ICT फॉर रिसर्च, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स जिसमें कि ऑनलाइन सर्वे टूल्स और टेस्ट जनरेटर्स, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। तो ICT का इसमें क्या यूज़ है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से असेसमेंट टूल्स हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी में पढ़नी है एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए यूनिट 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ा बच्चों को टफ पड़ती है क्योंकि इसके पहले हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है कहीं पर, इतना ज़्यादा हमें डिटेल कहीं नहीं मिलता है, तो यहाँ से ये चीज़ें थोड़ा सा लगता है कि कहाँ से पूछ ली गई है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिसमें आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप के बारे में। यहाँ पे आपको पोस्ट कॉप पढ़ना है, CPM, PERT और मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, शॉर्ट एनालिसिस, टेलरिज्म। अगर कुछ बच्चों ने B.Ed किया होगा तो वहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी पढ़ाई जाती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, तो कुछ चीज़ें फेमिलियर होते हैं लेकिन सारी चीज़ें नहीं। उसके बाद मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, तो यहाँ पर जो है नेतृत्व के जो मॉडल हैं इसमें देखिए ब्लेक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड और फिडलर का कंटिजेंसी मॉडल है, ट्राई डायमेंशनल मॉडल, हर्से एंड यहाँ पे ब्लैंचर्ड्स मॉडल, फिर ये लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, जो भी लीडरशिप के मॉडल हैं, नेतृत्व के जो मॉडल हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा ये 2 बार हो गया। उसके बाद देखिए क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM कई बार फर्स्ट पेपर में भी आ जाता है, 6 सिग्मा, क्वालिटी गुरुज, वॉल्टर शेवार्ड और एडवर्ड डेमिंग, CK प्रहलाद, ठीक है। ये चीज़ें आपको इतने यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है, इसको पढ़ना है। मॉडल्स ऑफ चेंज में जस्ट इन टाइम और पोकायोग, ठीक है। NAAC के बारे में आपको पढ़ना है, इसके बारे में इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, तो NAAC आपको फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपकी यूनिट 9 से हो गई। उसके बाद देखिए 10th एंड लास्ट यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस पढ़ने हैं, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन यहाँ पर जो है POA 1992 का, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ठीक है, जो भी दिव्यांग जनों से संबंधित एक्ट है 1995, और नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज़ 2006, फिर NCF 2005 और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट ये 1992। जो भी डिसेबिलिटीज़ से संबंधित एक्शंस हैं, मतलब जो भी वो हैं पॉलिसीज़ हैं, लेजिस्लेशंस हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। ये पूछा भी गया था 2016 के अकॉर्डिंग जो है पूछा गया था, 2020 या 21 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए असिस्टिव एंड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्स लर्नर्स, तो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ है, ठीक है, उसमें समावेशी शिक्षा में इनको पढ़ना है। प्रोडक्ट एड्स एंड अप्लायंसेस एंड प्रोसेसेस, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान और रिमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। फिर देखिए करेंट स्टेटस एंड एथिकल इश्यूज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो रिसर्च ट्रेंड तो आपका हर किसी में पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी है। करंट स्टेटस के बारे में कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो वो आपको बता दिया जाएगा अगर जो आपके जो है इससे संबंधित होगा टॉपिक से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका एजुकेशन का सिलेबस कि आपको कैसे पढ़ना है और शॉर्ट में, क्योंकि जब आप सिलेबस देखते होंगे तो 5-6 पेजेस का आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, लेकिन बस इन्हीं पॉइंट्स को निकाल के आप पढ़िए, वरना मैं आपको दूंगी हर यूनिट का ऐसे की पॉइंट के थ्रू जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही बिल्कुल शॉर्ट में आपको एकदम से बताऊंगी, जिससे कि आपकी चीज़ें वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और साथ में ही हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी पता लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक।